हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजाराम बनर्जी, गवर्नमेंट कॉलेज बलौदा। आज के कालखंड में हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर से हिंदी भाषा संक्षिप्त विकास और परिचय पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। हिंदी भाषा को समझने के पहले हम भाषा क्या है इसको समझना आवश्यक समझते हैं। भाषा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने भावों, विचारों और संवेदनाओं को व्यक्त करता है, अर्थात अपनी संवेदना, अपनी भाव, अपनी विचार को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों के दृष्टि से हम देखें तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें भाषा को समझने के लिए मुख प्रमुख है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अन्य ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो भी कहीं न कहीं भाषा को एक दूसरे तक संप्रेषित करने का कार्य करती है, भले क्यों न ही वो आंशिक रूप में कर रहा हो। जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं यहाँ पर मुख, नाक, कान, आँख और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों पर अपन देखते हैं तो मुख तो माध्यम है जो एक दूसरे तक अपनी भाव को पहुंचाने का काम करता ही है। इसके साथ साथ कभी कभी हम नाक के माध्यम से भी अपने भाव विचारों को एक दूसरे तक संप्रेषित करते हैं। जैसे कहीं हम शहर में चल रहे हैं, गंदगी नालियां बह रही है, जहां से बदबू आ रही है, और वहीं पर हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं, तो केवल हम नाक के ही भाषा से उनको समझा देते हैं और वो समझ लेता है। ठीक उसी प्रकार कान की भाषा है, क्योंकि ये सुनने का प्रमुख माध्यम है, ये भी हमारी भाषा संप्रेषण में सहायक तत्व है। आँख की भाषा को तो कई बार रीतिकालीन बिहारी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में परिभाषित करने का काम किया है। वे अपने काव्य के माध्यम से कहते हैं कि कहत नटत रिझत खिझत मिलत जुलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन सोही बात। कहने का मतलब ये है कि जब नायक और नायिका एक दूसरे तक अपनी भाव को संप्रेषित करने का कार्य करते हैं तो वो आँख की भाषा से भी कर जाते हैं। त्वचा की भी भाषा है, आंशिक रूप में कहीं ना कहीं पर त्वचा की भी भाषा परिलक्षित होती है। जैसे हम क्लासरूम में अपने मित्रों को केवल छू ही देते हैं और वो समझ जाता है कि मेरा दोस्त जो है वो कुछ कह रहा है, ये हमारी त्वचा की भाषा है। इसके साथ साथ मानवीयोत्तर भाषा भी है, जैसे पशु पक्षी की भाषा, जिसमें बंदरों की भाषा है, कुत्तों की भाषा है, काऊओं की भाषा है, कोयल की भाषा है। आप सभी जानते भी हैं कि कौवे की भाषा कितने कर्कश और कोयल की भाषा कितने मधुर होती है। इसके साथ साथ इंगित भाषा भी है, जैसे लाल और हरी बत्ती का जलना। हम कहीं जाते रहते हैं शहरों में, चौक में लाल और हरी बत्ती, आप सभी समझते हैं उसको कि लाल जहां पर बत्ती जली तो कहीं ना कहीं हमको समझ आ जाता है कि हमको रुकने के लिए इंडिकेट किया जा रहा है। हरी बत्ती जली तो जाने के लिए इंडिकेट किया जा रहा है। तो ये भी भाषा संप्रेषण में एक तत्व के रूप में सामने आते हैं। ठीक मानस में तुलसीदास ने भी कहा है भाषा संप्रेषण पर कि काग भुसुंडी गरुड़ प्रति, वहीं से कहीं न कहीं पशु पक्षियों की भाषा और मानव की भाषा
दोनों में सामंजस्य स्थापित दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही सैनिकों की भी भाषा हमें दिखाई पड़ता है। जैसे कोई गोपनीय चिन्ह का प्रयोग सैनिक लोग करते हैं, वो गोपनीय चिन्ह की भाषा हमको समझ नहीं आती, लेकिन दूसरे सैनिक उसको समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाव, विचार और संवेदना को व्यक्त करते हैं, वही माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा की उत्पत्ति में 3 कारक हैं जो प्रमुख रूप से इस प्रकार के हैं: समाज, भाषा और व्यक्ति। व्यक्ति भाषा उत्पन्न करता है और समाज तक संप्रेषित करता है। कहने का मतलब यह है कि बिना व्यक्ति के समाज और समाज के बगैर भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात भाषा की उत्पत्ति समाज में ही होती है। परिभाषा की दृष्टि से देखें तो विभिन्न विद्वानों ने भाषा को परिभाषित करने का कार्य किया है, जिनमें आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर श्याम सुंदर, डॉक्टर आचार्य क्रोचे, बाबूराम सक्सेना, गार्डिनर आदि विद्वानों ने भाषा पर प्रकाश डाला है, परिभाषित करने का काम किया है। अंत में भाषा के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि भाषा मुख से निश्रित वह सार्थक ध्वनि समूह की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मानव समाज अर्थात मानव समुदाय के लोग अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति समूह समाज में अपनी भावों को जिस माध्यम से आदान प्रदान करने का काम करते हैं, वही भाषा कहलाता है। भाषा के अभिलक्षण पर यदि हम प्रकाश डालते हैं तो निम्न बिंदु परिलक्षित होता है। पहला, भाषा मनुष्य द्वारा निश्रित ध्वनि है। अर्थात भाषा वह चीज है जो मनुष्य के द्वारा ध्वनि के रूप में निश्रित होता है। नेक्स्ट, भाषा भावों को संप्रेषित करने का माध्यम है। अर्थात बिना भाषा के हम अपनी भावों को, अपनी संवेदना को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक संप्रेषित नहीं कर सकते, और यही संप्रेषित करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। नेक्स्ट, भाषा सार्थक ध्वनियों की समूह है। भाषा में सार्थक ध्वनि होता है और बिना सार्थक ध्वनि के बगैर भाषा का निर्माण नहीं हो सकता, और यदि निर्माण भी हम कर लें तो वो निरर्थक ध्वनि समूह भाषा का सही रूप ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए भाषा सार्थक ध्वनि का समूह होता है। भाषा में ध्वन्यात्मकता होती है, इसमें ध्वनि होती है, जो ध्वनि हमारे कर्ण तक पहुंचते हैं और उस भाव को हम समझ लेते हैं। भाषा में सृजनात्मकता की गुण होती है। सृजन की क्रिया भाषा के ही माध्यम से होता है। नेक्स्ट, भाषा जो है सांस्कृतिक संचारण का एक माध्यम है। हमारी संस्कृति को भी एक दूसरे तक पहुंचाने का, एक दूसरे को समझाने का काम भाषा ही करते हैं। अगला है, भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा का रूप जो है वो स्थायी नहीं है, ये समय अनुसार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे चिर परिवर्तनशील भी कहा गया है। भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है, क्योंकि
हम इसे अर्जित करते हैं। हमारा पैतृक संपत्ति के रूप में हमारे पास ये नहीं होता, बल्कि इसको हम समाज से, व्यक्ति से अर्जित करते हैं। और ये जो अर्जित जो है, अर्थात भाषा को हम अर्जित संपत्ति कह सकते हैं। और ये जो अर्जित है वो अनुकरण द्वारा होता है, अर्थात हम एक दूसरे से अनुकृत होकर भाषा को अर्जित करते हैं। अब हम भाषा के प्रकार्य पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। भाषा के प्रकार जो है उसमें मुख्यतः 3 अवयव दिखाई देता है, जिसमें प्रमुख है वक्ता, संदेश और श्रोता। वक्ता भावों और विचारों को संप्रेषित करने वाला होता है। संदेश जो ग्रहण या संप्रेषित किया जाता है, और श्रोता विचारों व भावों को ग्रहण करने वाला होता है। भावार्थ यह है कि भाषा के प्रकार में वक्ता, श्रोता और संदेश का होना बहुत जरूरी है, तभी हम भाषा को एक दूसरे तक संप्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद।